स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा एक इंस्टा पेज भी है जिसमें हम आने वाले एपिसोड से रिलेटेड जानकारी दिया करेंगे। उसमें मेन चैनल से रिलेटेड भी जानकारी देंगे। सो आप सब इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। हमारी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग और बाकी सब क्वालिफाइंग राउंड्स में पहुंच गए थे और अब उन्हें 1 महीना हो गया था, जिस वजह से क्वालिफाइंग राउंड्स के मैच खेलने के लिए वो एक खास जगह पर आए थे। वहाँ तांग शैंग को निंग रोंग रोंग के फादर और प्रिंस जुई मिले थे और वो दोनों तांग शैंग के साथ मिलकर दीन के पास आए थे। अब वो दोनों दीन से बातें करने लगते हैं, जिसमें अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अंकल निंग ये कहते हैं कि वो अपने और भी बच्चों को श्रेक स्कूल में भेजेगा, क्योंकि निंग रोंग रोंग को श्रेक स्कूल ने काफी अच्छा वॉरियर बना दिया है। उसे अपने ट्राइब में और भी अच्छे वॉरियर्स चाहिए, इसलिए वो अपने ट्राइब के और भी बच्चों को यहाँ भेजना चाहता है। डीन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब कीबाओ ट्राइब से उसे बहुत सारी फंडिंग जो मिलने वाली है। वो खुशी खुशी अंकल निंग की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर थोड़ी और बातचीत के बाद अंकल निंग और प्रिंस जुई वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस जुई ने अपनी आइडेंटिटी कि वो प्रिंस है वो डीन के सामने नहीं बताई थी और तांग शैंग को भी बताने से मना कर दिया था, और ऐसा उसने क्यों किया था वो हमें आगे पता चलेगा। अब निंग रोंग रोंग अपने पापा से मिलने आती है और अंकल निंग उसे ट्राइब का नेक्स्ट चीफ बनाना चाहते हैं। ये सुनकर सभी को खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन निंग रोंग रोंग खुश होने के बजाय दुखी थी, और ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब प्रिंस जुई और अंकल निंग वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते डीन नोटिस कर लेता है कि ये प्रिंस जुई है और ये अपनी आइडेंटिटी आके छुपा क्यों रहा है। डीन को भी समझ नहीं आता। अब जब अंकल निंग और प्रिंस जुई दूर आ जाते हैं तो प्रिंस उसे एक इविल स्माइल देता है और अंकल निंग भी उसके साथ हंसते हुए कहता है कि तांग शैंग ने बहुत जल्दी कल्टीवेट कर लिया है और उसकी बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। वहीं श्रेक स्कूल के पास अब ओपोनेंट टीम्स की डिटेल्स आ जाती हैं और उनका पहला ओपोनेंट बराक स्कूल होने वाला था। बराक तियानदाओ सिटी का ही एक बड़ा स्कूल है। अब जो उनकी फाइट होने वाली है वो बेशक टीम फाइट है, लेकिन उसमें 1-to-1 बैटल करके एक दूसरे को हराना होगा, और ये बात सबको शॉक करती है। तांग शैंग इस फाइट में पहले लड़ना चाहता था क्योंकि वो ही वहाँ पर 1-to-1 बैटल में सबसे अच्छा था, लेकिन ग्रैंड मास्टर जीवू को भेजने का डिसाइड करते हैं क्योंकि जीवू की खासियत 1-to-1 बैटल में लड़ने की है। अब फिर सारे बच्चे बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां वो सारे ओपोनेंट मौजूद थे जिसको तांग शैंग की टीम ने पहले हराया था। अब पहला मैच उस लड़की का जो तांग शैंग से नफरत करती थी और ओपोनेंट टीम के बीच में था, और वो लड़की ओपोनेंट टीम की धज्जियां उड़ा देती है। अब फिर श्रेक स्कूल रिंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बराक स्कूल वाले उन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि डीन उन्हें जानते हैं। बराक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो हमेशा से श्रेक स्कूल को परेशान किया करता था। वो अब भी श्रेक स्कूल को परेशान कर रहा था और ये देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर वो उससे अभी लड़ते तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते। इसलिए उनके जाने के बाद मिस्टर जाओ जीवू से मैच के अंदर इसका बदला लेने को कहते हैं, जिस पर जीवू और ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। अब रिंग के अंदर जीवू आती है और बराक स्कूल से रैंक 42 का वॉरियर आता है और अब उन दोनों की फाइट शुरू की जाती है। जीवू अपनी चार्म एबिलिटीज का यूज करके पहले उसे रिझाती है और जैसे ही ओपोनेंट टीम डिस्ट्रैक्ट होती है जीवू उस पर हमला कर देती है। उसका हमला करने का स्टाइल इतना यूनिक और इतना फास्ट था कि ओपोनेंट टीम पहली बात तो हमला कर ही नहीं पाती, और जो वो हाथ पैर फेंकने की कोशिश करते हैं जीवू उन सभी से बच जाती है। अब जीवू उसे कूद डालती है और जीवू जीत जाती है। इस बात से बराक स्कूल को गुस्सा आ जाता है और वो अकेली जीवू को हर तरफ से घेर लेते हैं। ये रूल्स के खिलाफ था और होस्ट उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ताकत होस्ट के सामने ही दिखा देते हैं, जिससे होस्ट डर जाता है। अब फिर वहाँ श्रेक स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं जो उन सभी के सामने खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बिजली चमकती है और हम अरलोंग को देखते हैं जो गुस्से में वहाँ आई थी और वो बराक स्कूल की हड्डी पसली तोड़ने वाली थी।
लेकिन तभी सैलिस जब ये देखता है कि टैंगशैंग वाली साइड भारी पड़ने वाली है, तब उसे एथिक्स का ध्यान आ जाता है और वो मैच को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करने को कहता है, जिस पर सब वापस चले जाते हैं और टैंगशैंग जाते जाते जीवू से कान में कुछ कहकर जाता है। अब फिर जीवू के सामने सेकंड वॉरियर को लाया जाता है और जीवू उसे भी आसानी से हरा देती है। अब जीवू ऐसा करते करते 4 वॉरियर्स को हरा देती है और अब 5वां वॉरियर जीवू के सामने लाया जाता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपनी मार्शल सोल का यूज करके जीवू पर एनर्जी छोड़ता है और जीवू उसे डिफेंस नहीं करती। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि जीवू कमजोर पड़ रही है, लेकिन तभी जीवू के अंदर का लव सिक फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है और वो फ्लावर जीवू को ताकत प्रदान करके ओपोनेंट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ओपोनेंट ही हार जाता है। असल में ओपोनेंट ने सनफ्लावर पार का यूज किया था और जब लव सिक फ्लावर को लगा कि कोई फ्लावर उसके ओनर को परेशान कर रहा है, तो लव सिक फ्लावर ने अपने ओनर को बचा लिया। सनफ्लावर की पार अच्छी है, लेकिन लव सिक सभी फ्लावर्स का राजा है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि जीवू ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, इसलिए सब ये मान लेते हैं कि जीवू के पास एक खास सोल बोन है। अब हमें यहाँ से फिर पता चलता है कि टैंगशैन ने जीवू को जो कान में कहा था, वो इसी तरह से लव सिक फ्लावर को यूज करने को कहा था। अब जीवू 5 मैचेस लगातार जीत चुकी थी, लेकिन अब वो थक गई थी, इसलिए टीचर्स टैंगशैन को आगे के राउंड्स में भेजने का डिसाइड करते हैं और टैंगशैन अब रिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे वो सभी दिखते हैं जिसको टैंगशैन ने हराया था और उनमें से ज्यादातर टैंगशैन के दुश्मन बन गए थे, खासकर ये लड़की जो टैंगशैन को बुरी तरह से हराना चाहती थी। अब टैंगशैन रिंग के अंदर जाकर अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से ओपोनेंट को बांधता है। ओपोनेंट चाहता तो उसे निकालने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो टैंगशैन को देखकर ही इतना डर जाता है कि टैंगशैन उसे आसानी से हरा देता है और फिर ऐसे ही टैंगशैन बाकी सभी मेंबर्स को हरा देता है और बराक स्कूल की बुरी बेइज्जती हो जाती है। अब श्रेक स्कूल के सारे बच्चे ऑडियंस साइड में आकर बाकी टीम्स की फाइट को देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ अचानक वो लड़की आ जाती है और वो टैंगशैन को अकेले में चलने को कहती है, जिस पर टैंगशैन उसके साथ अकेले में जाकर मिलता है और वो टैंगशैन के पास आकर उसे धमकी देते हुए कहती है कि अब जो तुम्हारा और हमारा मैच होने वाला है उसमें हम दोनों ड्यूएल करेंगे। जिस पर टैंगशैन ये कह देता है कि अगर हमें ड्यूएल करने का मौका मिला तो मैं तुम्हें एक फेयर फाइट का मौका जरूर दूंगा। अब फिर लड़की वहाँ से चली जाती है। अब टैंगशैन और बाकी सब रात को कैंप लगाते हैं और वहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि उनका अगला ओपोनेंट ची हाउ स्कूल है, यानी अब टैंगशैन की लड़ाई उस लड़की से होने वाली है। अब सबको ये लगता है कि टैंगशैन ने जैसे पिछली बार इस स्कूल को आसानी से हरा दिया था, इस बार भी टैंगशैन आसानी से हरा देगा, लेकिन टीचर्स समझाते हैं कि इस बार ची हाउ स्कूल टैंगशैन की सारी एबिलिटीज को ध्यान में रखकर आएगा और ये मैच पिछली बार जितना आसान नहीं होने वाला है। और अब वो सभी प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो ची हाउ स्कूल को हरा सकते हैं। अब फिर कल का मैच शुरू होता है और पहले टैंगशैन और हाउ वू लड़ने के लिए आते हैं। टैंगशैन अपनी मार्शल सोल जो कि ब्लू सिल्वर प्लांट है उसका यूज करता है, लेकिन ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो टैंगशैन की इस एबिलिटीज से आसानी से बचकर टैंगशैन पर हमला करने लगता है। ओपोनेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और ऐसा लग रहा था मानो टैंगशैन हारने वाला हो। ओपोनेंट इस बार टैंगशैन की ब्लू सिल्वर प्लांट से बचने के सारे मेथड्स ढूंढ कर आया था, इसलिए टैंगशैन को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर टैंगशैन एक और आइडिया सोचता है। जैसे ही ओपोनेंट फुल स्ट्रेंथ के साथ टैंगशैन को मारने बढ़ता है तो टैंगशैन उससे बचकर उसकी ही पार को उसके अगेंस्ट यूज करता है। इस टेक्निक का नाम कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक है। अब इस टेक्निक का यूज करके टैंगशैन को एक अपर हैंड मिल जाता है और फिर कंटिन्यूअस अटैक करके वो ओपोनेंट को हरा देता है। अब उसके सामने एक एक करके और भी ओपोनेंट्स आते हैं और वो सभी को हरा देता है, जिसके बाद अब आखिर में सबसे ताकतवर ओपोनेंट जो वही लड़की है वो यहाँ पर आती है। टैंगशैन ने इतने सारे मैचेस खेले थे जिस वजह से उसकी 40% सोल पार खत्म हो गई थी, लेकिन अब भी वो इस लड़की से लड़ने का डिसाइड करता है और लड़की अपना बेस्ट देकर टैंगशैन को हराने लगती है। वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी अटैक्स करने के बाद मैच को खत्म करने के लिए अपना आखिरी अटैक करती है।
इस टेक्निक का नाम फ्यूजन रिंग है और ये कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक टैलेंट है जो बहुत रेयर है। सब डर जाते हैं क्योंकि इस अटैक से बच पाना बहुत कठिन था। फिर भी तांग शैंग उससे बचने की कोशिश करता है और अब जब उसे लगता है कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा तो वो एक आइडिया सोचता है। वो ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से लड़की को अपने पास खींच लेता है और उसे एनर्जी बॉल के सामने कर देता है और कहता है कि अगर तुमने इसको वापस नहीं खींचा तो मैं तो हारूंगा ही, लेकिन तुम भी मारी जाओगी। अब ये सुनकर लड़की बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उसे तांग शैंग से बदला लेकर अपने स्कूल की इज्जत बढ़ानी थी। इसलिए स्कूल की इज्जत बढ़ाने के लिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है। ये देखकर तांग शैंग बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो लड़की को नीचे करके खुद एनर्जी से टकरा जाता है और खुद घायल हो जाता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और लड़की भी तांग शैंग की इस करतूत को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने लड़की को बचाने के लिए अपनी जान मुसीबत में डाली थी। तांग शैंग क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो मरता नहीं है, लेकिन वो अब लड़ने के काबिल नहीं होता, जिस वजह से उसे हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इस जीत से लड़की को खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जीतने के बाद भी दुखी थी। अब तांग शैंग को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर ट्रीटमेंट के बाद जीवू से इसका ध्यान रखने को कहती है। अब तांग शैंग आगे के मैचेस नहीं खेल सकता था, जिस वजह से वो बहुत दुखी था। अब फिर जीवू तांग शैंग की केयर करने लगती है, लेकिन तभी उनके कैंप के बाहर इसी स्कूल के बच्चे आए होते हैं जो तांग शैंग को धन्यवाद बोलने आए थे। लेकिन श्रेक स्कूल का कोई भी बच्चा उसे अंदर घुसने नहीं देता, क्योंकि उन्हीं की वजह से तांग शैंग की ये हालत हुई थी। वो लड़की उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो तांग शैंग से मिलकर उसे सॉरी बोलेगी, लेकिन जीवू रूड होकर उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिसके बाद लड़की उदास होकर वहाँ से चली जाती है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।